Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of money. And in this lecture we are going to discuss what is money and how money can be defined. So we'll start with the basic meaning of money कि मनी क्या चीज है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक बात डिस्कस की थी कि जो मनी वर्ड है वो इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है। ये जैसे हमने बात की थी कि माइक्रो इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है, मैक्रो इंग्लिश का अपना वर्ड नहीं है। सो हर एक लैंग्वेज क्या करती है, दूसरी लैंग्वेजेस से वर्ड्स जो हैं उनको बोरो करती है, फिर थोड़े बहुत चेंजेस करती है उसके अंदर, तो उससे अपने नए वर्ड्स जो हैं वो फ्रेम कर लिए जाते हैं। सो वैसे ही जो है वो मनी के केस में है। मनी जो वर्ड है एक्चुअली ये इन्वेंट हुआ था लैटिन रोम के अंदर, ठीक है। अब मनी का लैटिन रोम के साथ क्या कनेक्शन है उस चीज को हम देखते हैं। सो एक्चुअली क्या था कि जब मनी को इन्वेंट किया गया था तो ये कोई ये नहीं था कि आजकल के केस में जैसे हम कहते हैं ना हमारे पास जो है ई मनी अवेलेबल है। ई मनी इन द केस ऑफ अमेजोन पे और गूगल पे और पेटीएम और भीम यूपीआई, है ना, इन जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब ऐसे तो था नहीं। मनी जब हुई तब उस पे टाइम पे हमारे पास कोई पेपर करेंसी वो भी नहीं थी, क्रिप्टो करेंसी वो भी नहीं थी। जो मनी इन्वेंट हुई थी वो सबसे पहले इन्वेंट हुई थी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स, ठीक है। सो जो सबसे पहली फॉर्म हमारे पास मनी की आई वो कॉइन्स आए। ओके, अब जो कॉइन्स आए अब उसमें क्या था, अब कॉइन्स जहां पे उनको बनाया जाता है तो उस जगह को हम कहते हैं मिंट, MINT, मिंट, ठीक है। मिंट क्या है, कई बार 1 मार्क में डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज मिंट। सो मिंट इज दैट प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं हम उस जगह को कहते हैं मिंट। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आज की डेट में बहुत सारी मिंट है, आई थिंक इट्स 4 और 5, तो जहां पे कॉइन्स जो है उनको जो है वो बनाया जाता है। सो अब जब मनी को हमने इन्वेंट करना था पुराने टाइम में, जब हम बात करें आज से कोई 800 700 600 साल पहले जब हमने मनी को इन्वेंट करना था, सो मनी सबसे पहले हमारे पास आई कॉइन्स की फॉर्म में, और जो कॉइन्स बनाए गए वो जहां पे बनाए जाते हैं उसको कहते हैं मिंट। तो वो जो मिंट एस्टेब्लिश की गई थी सबसे पहले वो एस्टेब्लिश की गई थी लैटिन रोम में। ओके, जो कॉइन सबसे पहले बनाए गए थे वो बनाए गए थे लैटिन रोम में। अब लैटिन रोम में क्या है, वहां पर ना उनकी एक गॉडेस है, किनकी, लैटिन रोमन पीपल की एक गॉडेस है जिसका नाम है जूनो, JUNO, जूनो। जूनो क्या है, जूनो उनकी गॉडेस है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे नहीं होता, मनी की जो गॉडेस है वो क्या है, माता लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। तो हम उनको मनी के लिए कहते हैं। जैसे माता सरस्वती जी हैं उनको हम एजुकेशन के लिए मानते हैं, ठीक है। दुर्गा माता जी हैं उनको हम पावर के लिए, शक्ति के लिए जो है उनकी जो है हम वर्शिप करते हैं। सो वैसे ही जो लैटिन रोमन पीपल थे उनकी एक गॉडेस है, उसका नाम है जूनो। उसका एक और नाम भी है, ठीक है। जूनो का एक और नाम है, उसका नाम है मोनेटा, ठीक है। मतलब जो जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान शंकर के बहुत सारे नाम हैं, है ना, हम उनको चंद्रशेखर भी कहते हैं, हम उनको भगवान शिव भी कहते हैं, हम उनको भोलेनाथ भी कहते हैं, है ना, तो हम उनको नीलकंठ भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम है भगवान शंकर के। तो वैसे ही जो जूनो गॉडेस थी उनकी, उसका भी एक और नाम था, उसका नाम था मोनेटा। तो जो कॉइन्स बनाने के लिए जो मिंट एस्टेब्लिश की गई थी वो सबसे पहले लैटिन रोमन पीपल ने, जो मोनेटा उनकी गॉडेस है उसका जो मंदिर था वहां पर एस्टेब्लिश की थी। तो उस मोनेटा गॉडेस के नाम पे इसका नाम पड़ गया मनी, ठीक है। तो मोनेटा जो मनी वर्ड है वो कहां से आया है, मोनेटा से आया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारे पास मनी जो है वो सामने आई, वो किस फॉर्म के अंदर आई, वो कॉइन्स की फॉर्म के अंदर आई, ठीक है। पर क्या हुआ, अब पहले तो कॉइन से काम चल गया। पहले क्या हुआ, पहले गोल्ड कॉइन्स बनाए गए, सिल्वर कॉइन्स बनाए गए, उसके बाद ब्रास के कॉइन्स बनाए गए, कॉपर कॉइन्स बनाए गए, ठीक है। तो उसके बाद अलॉय कॉइन्स बनाए गए। तो कॉइन्स में बहुत सारी वैरायटीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। अगर वो आपके पुराने टाइम पे आप कॉइन्स देखें
देखे ना, तो उसमें कोई ब्रास का है, उसमें कोई कॉपर का है, उसमें कोई सिल्वर कॉइन्स भी होते हैं, गोल्ड कॉइन्स भी होते थे। तो बहुत सारे कॉइन्स की वेरिएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है अपने पास्ट के अंदर। तो उसमें आगे अगर हम चले तो उसमें क्या हुआ कि धीरे 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 एक्सचेंज जो है वो बढ़ने शुरू हो गए। मतलब पहले तो एक्सचेंज बार्टर सिस्टम में थे, बहुत लिमिटेड थे। जब कॉइन आए तो क्या किया गया, सारी चीजों की वैल्यू जो है उन कॉइन्स के बीच में जो है वो उनको फिक्स कर दिया गया भी इस चीज की वैल्यू इतने कॉइन, इस चीज की वैल्यू इतने कॉइन, इसकी वैल्यू इतने कॉइन, तो कॉइन्स में फिक्स कर दिया। अब एक्सचेंज कॉइन में होने शुरू हो गए। उससे रिजल्ट ये निकला कि ट्रेड जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। अब हर एक चीज की वैल्यू कॉइन्स में आ गई। अब कॉइन्स में ट्रेडिंग करना इजी है तो ट्रेड इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब ट्रेड इंक्रीज हुआ तो एक तो उसका इंक्रीज हुआ वॉल्यूम और एक इंक्रीज हुई उसकी वैल्यू, क्योंकि वॉल्यूम एंड वैल्यू ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब होता है हाउ मच, ठीक है, कितना। जैसे मैं कहूं 5 kg मिल्क, दिस इज अ वॉल्यूम। एंड अगर मैं बोलूं कि वैल्यू, वैल्यू मतलब कि वो जो 5 kg मिल्क है उसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैं बोलूं कि मिल्क जो है वो 50 रुपी पर केजी है, सो 5 kg मिल्क कितने का हो गया, 250 रुपीज का। तो ये क्या है, ये उसकी वैल्यू है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो साथ में वैल्यू भी इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए कि आपने मिल्क 5 kg की जगह पे 6 kg कर दिया, तो अगर वो 50 रुपी पर केजी है तो पहले उसकी वैल्यू 250 थी, अभी उसकी वैल्यू 300 होगी। वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो उस टाइम पे ये हुआ, पहले वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ तो उसके बाद वैल्यू ऑफ ट्रेड जो है वो भी इंक्रीज हुई। अब एक्सचेंज बहुत बड़े हो गए। अब लगा यार कॉइन्स ना बहुत छोटे हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम है, तो इनमें अब एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं। अगर हम आज के टाइम में बात करें और अगर मैं आपको बोलूं कि आपने किसी को 20 लाख रुपीस देने हैं तो क्या करेंगे। और देने भी आपने हार्ड कैश में, आपने कुछ चेक नहीं करना, आपने कोई फंड ट्रांसफर नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने कैश में किसी को 20 लाख रुपीस देने हैं तो कैसे दोगे। सोच के देखो, आप क्या ढूंढोगे। आप ढूंढोगे एक ऐसा सिस्टम, अगर आपने कैश में भी देना है तो आप ऐसा सिस्टम ढूंढोगे जिसके अंदर आपको मिनिमम टू मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश कैरी करना पड़े। तो व्हाट आर द ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शन है 500 का नोट या 2000 का नोट, यही ऑप्शन है ना। अगर 2000 का नोट लें तो क्या होगा, एक बंडल जो है वो होगा 2 लाख रुपीस का, क्योंकि 100 नोट होंगे, 2 लाख का हो गया। 2 लाख के आपको कितने बंडल उठाने पड़ेंगे, 10, तो कितने हो जाएंगे, थिकनेस कितनी हो जाएगी, इतनी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक। तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको मिनिमम टू मिनिमम कैश कैरी करें, कि किस टर्म्स में, साइज की टर्म में, है ना। पर अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया के अंदर अगर मान लो 2000 का नोट होता ही नहीं, या आपको 500 का नोट का ऑप्शन है वो भी नहीं होता, 100 के नोट का ऑप्शन भी नहीं होता, आपके पास होते हैं सिर्फ 50 पैसा कॉइन, या मैक्सिमम पकड़ लो 1 रुपी कॉइन होता, तो आपको 20 लाख कॉइन्स जो है वो लेके जाने पड़ते हैं। सोचो 20 लाख कॉइन्स लेके जा रहे हैं 1 रुपी के, कितनी जगह उसको यूज करनी पड़ती है और उसमें आपको कितनी डिफिकल्टीज होती है ना। तो जब ट्रेड इंक्रीज हुए तो ये लगा कि नहीं, अब जो कॉइन्स है उनसे काम नहीं चल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, कॉइन्स की जगह पे पेपर करेंसी जो है वो लेके आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में कॉइन्स की जगह पे हम ले आए पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में जो है वो लार्ज डिनोमिनेशन की होती है। लार्ज डिनोमिनेशन मींस कि हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर करेंसी है वो बड़े नोट होते हैं। अब 2000 का कॉइन तो नहीं आता, है ना, 500 का कॉइन तो नहीं आता। अगर हम इंडिया में बात करें तो मैक्सिमम कॉइन जो है वो कितने रुपीस का है, वो 10 रुपी का है, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, है ना। सो जो कॉइन्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि हम जो स्मॉल पेमेंट है वो कर सकें, और जो पेपर करेंसी है वो इसलिए होती है हम उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, लार्ज वैल्यू ऑफ पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, पेपर करेंसी इन्वेंट की। अब पेपर करेंसी में भी एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो गए, तब उसमें भी प्रॉब्लम आई। मान लो कहता है किसी ने जमीन खरीदी, कितने के लिए, 5 करोड़ की है, तो 5 करोड़ देने पेपर करेंसी में, है ना। ये 500 के और 2000 के नोट अभी चले हैं ना, है ना। तो अब अगर मान लो उसी में भी आपने किसी को 2 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो अगर 2000 का नोट भी है और अगर हमने 2 करोड़ की पेमेंट करनी है तो आपको मुश्किल तो आएगी। एक बार आपको डर भी लगेगा भी आप 2 करोड़ जो है वो आप लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपको प्रॉब्लम तो उसमें फेस करनी ही पड़ेगी,
है ना, तब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे यार कुछ और सिस्टम लगाएं जिसमें हमें कैश कैरी ना करना पड़े। तो क्या होगा, आप उसमें यूज करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक आप उसको चेक दे सकते हैं, भी आपने 2 करोड़ का चेक काटा उसके नाम पे और उसको दे दिया कि ले जी मेरे अकाउंट से निकलवाना और अपने अकाउंट में डलवा लेना। तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपके अकाउंट से 2 करोड़ निकालेगा और उसके अकाउंट में 2 करोड़ डाल देगा, हो गई पेमेंट। तो चेक उसको हमने इन्वेंट किया, ठीक है। आप उसको जो है ड्राफ्ट दे सकते हैं, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, उसमें भी पेमेंट हो सकती है। आजकल तो उस भी चेक बनवाना है या ड्राफ्ट बनवाना है फिर भी बैंक जाना पड़ेगा, तो आजकल तो बैंक जाने की जरूरत ही नहीं है। मोबाइल बैंकिंग इसलिए होती है, ठीक है ना। मोबाइल बैंकिंग पे आप कोई भी जो भी आपका बैंक है, इधर इट्स एसबीआई और इट्स एक्सिस बैंक और इट्स कैनरा बैंक और इट्स पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक है, तो आप क्या करिए, उस बैंक की जो मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट उस पर क्रिएट कीजिए, फंड ट्रांसफर कीजिए, चल पहुंच गए पैसे दूसरी जगह पे। आप घर बैठे अपने फोन पे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आप कर सकते हैं। सो ये क्या है, ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है जो हमने इसलिए इन्वेंट किए क्योंकि जो एक्सचेंज है हम उसको जितना इजी कर सकें उतना हम इजी बना सकें, क्योंकि कॉइन्स में भी एक्सचेंज करने जो है वो बहुत मुश्किल हुआ करते थे। तो कॉइन्स के बाद हम क्या लेके आए, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी के बाद क्या हम लेके आए, जो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको लेके आए, उसके बाद हम ई बैंकिंग लेके आए। ई बैंकिंग के अंदर हमने एक नई मनी इन्वेंट की जिसको नाम दिया गया ई मनी। ई मनी क्या मतलब, आपने मान लो किसी को पेटीएम किया, आपके पेटीएम से निकले तो उधर पेटीएम में पहुंच गए, हो गई पेमेंट। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक मनी है, जिसमें क्या होता है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट्स। तो आजकल पेटीएम या भीम यूपीआई या उसमें गूगल पे और अमेजोन पे और एयरटेल बैंक, तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, तो इन चीजों को यूज करना शुरू कर दिया। फिर हमने आजकल एक नई करेंसी है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ मनी है, हम इसको डिस्कस करेंगे, एक पूरा लेक्चर लगाएंगे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, तो वो भी हम आजकल यूज कर रहे हैं। सो दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। सो अब मनी जो है वो ऐसे आगे 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 जो है वो चलती रही। तो आज की डेट में हम जो है वो ई मनी और क्रिप्टो करेंसी जो है उसको देख रहे हैं। डिस्पाइट जो हमारे पास बैंक मनी है वो भी है, बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, हमारे पास जो है वो पेपर करेंसी भी है और कॉइन्स तो हैं ही, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये मनी के फॉर्म्स जो हैं वो हो जाते हैं। सो दिस वाज अ बेसिक मीनिंग ऑफ मनी, कि मनी को मनी क्यों कहा जाता है। तो कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि मनी वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो मनी वर्ड है वो कहां से लिया गया है, गॉडेस जूनो, जिसका अदर नेम क्या था, मोनेटा। सो जो मनी को इन्वेंट करने के लिए, जो कॉइन्स बनाने के लिए जो मिंट एस्टेब्लिश की गई थी, वो सबसे पहले जूनो गॉडेस और मोनेटा गॉडेस के मंदिर के अंदर जो है उसको वहां पे एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी मोनेटा के नाम पे इसका नाम पड़ गया मनी। ओके, सो अब हमने बेसिक मीनिंग ऑफ मनी जो है वो तो देख लिया कि बेसिक मीनिंग ऑफ मनी जो है वो क्या है। अब अगर मनी है तो हर एक चीज की एक डेफिनेशन होती है, तो हमें इसकी डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी। हम ना मनी की डेफिनेशन कई बेसिस पे देते हैं। जो पहली डेफिनेशन हम देने वाले हैं ना, दैट इज कॉल्ड लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी की लीगल डेफिनेशन, अब नाम से पकड़ो, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, मतलब मनी को डिफाइन करना है हमने, कैसे करना है, लीगली। लीगली मतलब जो भी हमारी कंट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मनी को डिफाइन करेंगे। ठीक, अब बात समझ में आई, कैसे डिफाइन करना है, लीगली। अब लीगली का मतलब क्या, मान लीजिए कि आपने किसी भी पर्सन को कोई भी पेमेंट करनी है, तो आप उसके पास गए कि देखो जी मैंने आपको जो है वो, मान लीजिए कि मैंने आपको 5000 रुपए देने हैं, तो 5000 रुपए देने के लिए मैं आपको 500 के 10 नोट्स जो हैं वो दे, सही हो गया। आपने किसी को 5000 की पेमेंट करनी थी, आपने उसको 500 के 10 नोट्स दे दिए, तो ये लो जी 500 के 10 नोट, आपके 5000 की पेमेंट मैंने कर। वो पर्सन कहता कि ना मैं तो लेता ही नहीं, मैं 500 के नोट नहीं लेता, मैं तो जो है वो 100 के 50 नोट लूंगा,
तो पेमेंट एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करता। मैं कहूंगा भाई मेरे पास 100 के 50 नोट है ही नहीं, मेरे पास वो 500 के 10 नोट है, तो आप वो ले लो यार। वो कहता ना मैं तो नहीं लेता, आप मेरे को कंपेल नहीं कर सकते लेने के लिए। मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल कंपेल कर सकता हूं, क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी मॉनेटरी यूनिट्स चलते हैं, सबसे अगर हम स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ मनी की बात करें, वो आता है 50 पैसा कॉइन। ठीक, 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये कॉइन्स हो गए। 50 पैसा से स्टार्ट हुए, 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये कॉइन्स हो गए। अगर हम पेपर करेंसी की बात करें, तो पेपर करेंसी के अंदर मिनिमम 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 एंड अबव, जो भी है। ठीक, तो अब ये सारे क्या हैं? अब ये सारे नोट्स एंड कॉइन्स जो है वो किसने इशू किए? अब हमने ऑलरेडी अपने एक लेक्चर में बात की थी कि इंडिया के अंदर जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर दो लोगों का कंट्रोल है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इशू करती है सारे के सारे कॉइन्स। जितने भी कॉइन्स हैं वो कौन इशू करता है? वो इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन कौन से? 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 5 तरह के कॉइन हो गए। क्योंकि पहले इंडिया में अगर हम बहुत पुरानी बात करें ना, या आप अपने पापा से पूछें तो आपको बताएंगे वो कि किसी जमाने में 1 पैसा कॉइन भी आता था। 1 पैसा कॉइन, 2 पैसा कॉइन, 3 पैसा कॉइन, 5 पैसा कॉइन, 10 पैसे कॉइन, ठीक है, 10 के बाद 20 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, ये बहुत सारे कॉइन्स आते थे। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, बट ये सारे कॉइन्स बंद कर दिए गए। इंडिया में आज की डेट में जो सबसे स्मॉल डिनोमिनेशन का कॉइन है वो है 50 पैसे। अब 50 पैसा, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, 5 तरह के कॉइन्स मिलते हैं। ये 5 तरह के कॉइन्स इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट। सो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में। फिर 1 रुपी का नोट, ये मैंने आपको बताया था एक लेक्चर में कि 1 रुपी का नोट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। और उसके नीचे मैंने बताया था, ऊपर लिखा होता है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और नीचे जो साइन होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के। जो 2 रुपी का नोट है उससे लेके ऊपर ये जितने भी नोट्स हैं, इधर इट्स 2 रुपी और 5 रुपी और 10 रुपी, 20, 50, 100, 200, 500 एंड सो ऑन, वो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट बियर्स अ सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक, अब वो जो जितने भी कॉइन्स हैं, अब या जितने भी नोट्स हैं, पेपर करेंसी जो है वो किसने इशू? वो इशू किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या उसको इशू किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अब एक बंदा कहता है कि मैं तो जी 500 का नोट नहीं लेता, वो आपको मना ही नहीं कर सकता। आपको बोले नहीं लेता तो मत ले, मैं तो दूंगा तो 500 के 10 नोट्स में ही दूंगा, इसके अलावा मैं नहीं लेता। तू बोल मैं नहीं लेता, मैं तेरे पे कोर्ट में केस करूंगा। वो पैसे लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी अब स्टार्ट करते हैं 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, ये कॉइन्स है, ठीक है। 50 पैसा कॉइन, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन। अगर हम पेपर करेंसी की बात करें, ठीक है, इसको हम पेपर नोट्स बोल देते हैं, पेपर करेंसी, उसमें मिनिमम कितना है? 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी, उसके बाद 200 रुपी, उसके बाद 500 रुपी एंड सो जो भी है। अब इन सारी चीजों को, जितने भी कॉइन्स हैं और ये जितने भी पेपर नोट्स हैं, दे आर लीगली डिफाइंड एज द मनी यूनिट्स इन इंडिया। सो कोई भी पर्सन जो है इनके अंदर मनी को एक्सेप्ट करने से
मना नहीं कर सकता, क्योंकि दीज आर द मॉनेटरी यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लॉ के अकॉर्डिंगली मनी यूनिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मर्जी नोट जो है वो इसको इशू कर दिया और बोला हाँ जी इसको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई भी नोट इशू होता है नया, जैसे अभी ये 200 का नोट जो है वो जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रिसेंटली इसको जो है वो इशू किया गया है, तो 200 का नोट एक नया। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह सुबह हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई उठे तो आज सोचे ऐसा करते हैं यार आज ना 350 का नोट छापते हैं, तो ऑर्डर की ऑफिस गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुंबई के अंदर जहां पे उसका हेडक्वार्टर है, वहां पे गए और वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं प्रिंटिंग प्रेस में, तो उनको बोला ऐसा करो यार आज ना 350 का नोट छाप दो। सुबह अगले दिन सुबह उठे, आज लगा यार आज ना क्या करते हैं, आज हम ना 287 रुपए का नोट छापते हैं। तो उसको बोला ऐसा करो आज सारे 287 रुपए का नोट छाप दो। तो ऐसे तो मतलब पता नहीं कितने नोट होंगे। सुबह गवर्नर सर जो है वो मतलब पता नहीं कौन से मूड में उठते हैं और पता नहीं कौन से नोट छपवा देते हैं। ऐसे नोट नहीं छप सकते। अगर आपने कोई भी नया नोट इशू करना है, यू हैव टू मेक अ लॉ अकॉर्डिंग टू दैट। सो क्या होगा, ये जितने भी मॉनेटरी यूनिट्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द मॉनेटरी यूनिट्स विच आर established or which are issued by establishing or by framing a law first। पहले एक लॉ बना होगा, उसके बाद इनको लाया गया होगा। सो ये क्या है, ये लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या होता है, जो भी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके हाथ में मनी को प्रिंट करना, मनी को सप्लाई करना होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी उनके पास यूनिट्स अवेलेबल होते हैं उनको लीगली डिफाइन करते हैं कि जी अकॉर्डिंग टू लॉ दिस 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 इज द मॉनेटरी यूनिट्स। तो हम उनको लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी जो है कह सकते हैं। अब अगर ये लीगल है तो लीगल तो सबको मानना पड़ेगा। तो कोई भी पर्सन जो है वो इन जो करेंसी यूनिट्स हैं इनके अंदर पेमेंट को एक्सेप्ट करने से और पेमेंट प्रोवाइड करवाने से मना नहीं कर सकता। तो क्या होगा, इसको हम लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी जो है वो कहा करते हैं। नाउ इट्स क्लियर टू यू, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द लॉ आरबीआई एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कितने का नोट पब्लिश कर सकता है, एंड दैट इज द 10,000 रुपी नोट अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट। तो वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो 10,000 का नोट पब्लिश कर सकता है। इससे ऊपर के जो डिनोमिनेशन के नोट है वो नहीं छाप सकता। ठीक है, तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो उसको लीगली डिफाइन कर दिया, लॉ बना दिया कि आप मिनिमम टू मिनिमम जो है वो इतना नोट छाप सकते हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इतना नोट छाप सकते हो। जैसे हमने बात की कि अगर हम पेपर करेंसी की बात करें तो 1 रुपी का नोट जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट करता है अपने जो रुपी हैं वो 2 रुपी से। तो इसका मिनिमम हो गया, मैक्सिमम कितना है वो 10,000 का है। वो पब्लिश करे या ना करे वो बात अलग है, पर वो कर सकता है। सो दिस इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। सेकंड जो डेफिनेशन ऑफ मनी होती है उसको हम कहते हैं फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब ये फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, इस चीज की हम बात करते हैं। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में हम क्या करते हैं, हम ना लीगली नहीं देखते। कई चीजें ऐसी हैं जो लीगल नहीं है, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेइंग। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं विच डिपेंड्स अपॉन द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेइंग। मतलब जिसने पैसे देने हैं और जिसने पैसे लेने हैं उन दोनों के बीच में ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं कि उन दोनों में एक दूसरे पे ट्रस्ट है या नहीं। अगर तो ट्रस्ट है फिर तो वो मनी है, नहीं है तो नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी मनी की, वो कहता है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या है, जो मनी करती है वो क्या है, वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी है कि हम फंक्शंस ऑफ मनी देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी सारी चीजों को जो लीगल हो या ना हो जरूरी नहीं है, पर ऐसी सारी मनी यूनिट्स या मॉनेटरी यूनिट्स जो मनी के तौर पे फंक्शन कर सकती हैं, हम उनको फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी को 50,000 की पेमेंट करनी है। अब मैंने उसको बोला यार कैश है नहीं मेरे पास, 50,000 तू ऐसा कर यार तू चेक ले ले 50,000 का। सो वो कहेगा ठीक है मैं ले लेता हूं। तो क्या हुआ,
मैंने उसको पेमेंट की किस फॉर्म में, चेक की फॉर्म में। तो यानी चेक ने एज अ काम किया किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। तो अब क्या है, वो काम कर रहा है किस फॉर्म में, मनी की फॉर्म में। तो चेक जो है वो क्या होगा, वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हम चेक को यूज कर सकते हैं एज अ मनी यूनिट। तो चेक क्या है, वो मनी। हालांकि अब उसके लिए आप किसी को लीगली फोर्स नहीं कर सकते कि मैं उसको बोलूं कि यार मेरे पास कैश नहीं है तो मेरे से चेक ले ले। वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं लेता। मैं कहूंगा ना तू लेता कैसे नहीं, मैं तेरे पे कोर्ट में केस करूंगा, तू चेक नहीं लेता। वो कहता मैं नहीं लेता, मेरी मर्जी, मैं चेक लूं। ठीक है, तो अगर मान लो मैं बैंक में जाऊं, तेरे अकाउंट में पैसे ना निकले, तो मैं तो फंस गया ना फ्री फंड में। फिर मुझे तो मेरे को तेरे ऊपर कोर्ट में केस करना पड़ेगा, फिर सारे लीगल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। मुझे क्या जरूरत है, मैं तो कैश लूंगा। मतलब हम उसको चेक लेने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सो चेक जो है वो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में नहीं आता, बट हम चेक को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। तो चेक इज can worked as a money, so it comes in the category of a functional definition of money। और क्या हो सकते हैं, और इसके अंदर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको भी हम ले सकते हैं। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अंदर हम शेयर्स हैं, हमारे पास मान लो किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, तो हम उनमें भी पेमेंट कर सकते हैं। मैं बोलूं यार ऐसा कर, मेरे पास ना रिलायंस के 5 लाख के शेयर्स पड़े हैं यार, अगर तेरे को जरूरत है तो यार मैं तेरे को 5 लाख देने हैं, तो तू ले जा 5 लाख के शेयर्स ले जा। तो अगर उसको ठीक लगेगा, अगर वो रिस्क लवर है ना, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू डाउन भी हो सकती है और अप भी हो सकती है। वो कहता है चल ठीक है यार रिलायंस के शेयर ले लेता हूँ, ठीक है, तो उसके मैं अपनी पेमेंट कर लूंगा। कल को वैल्यू कम हुई, वैल्यू बढ़ी, तो ठीक है देखी जाएगी। तो शेयर्स जो हैं वो भी मनी के तौर पे फंक्शन कर सकते हैं। तो हम शेयर्स को भी फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड्स हो सकते हैं, हम उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर आती हैं, जो यूज हो सकती हैं एज मॉनेटरी यूनिट्स। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या आएगा, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जिनके अंदर हम क्या करेंगे, जिनके अंदर हम लोगों को लीगली बाउंड कर देंगे कि आपको ये चीजें जो हैं वो एज अ मॉनेटरी यूनिट्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, आप इसको लेने से मना नहीं कर सकते। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर क्या होगा, हम ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड करेंगे जिनको आप एज अ मनी यूज कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लेके चलेंगे जिन जो लीगली बाउंड नहीं कर सकते आप किसी को। अब आप किसी को बोलो कि ले भी मेरे पास तो शेयर्स पड़े हैं, तेरे को लेने पड़ेंगे, वो कहता मैं नहीं लेता, मैं क्यों रिस्क उठाऊं शेयर्स का। या बॉन्ड्स पड़े हैं, या चेक पड़ा है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़े हैं, या मान लो बैंक ड्राफ्ट है तो ये पड़ा है, ठीक है, तो वो कहता मैं नहीं लेता यार, कौन जाएगा बैंक में पहले ड्राफ्ट लेके फिर वहां पे डिपॉजिट कराऊंगा, फिर वो मेरे को पेमेंट करेंगे, छोड़ पर इतने पंगे नहीं होते मेरे से, ठीक है ना। तो अब वो सारी चीजें क्या है, अब ये मनी के तौर पे फंक्शन तो कर सकती हैं, पर हम इसके लिए किसी को बाउंड जो है वो नहीं कर सकते। सो दिस इज द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी एंड दिस इज द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। अब इसी दोनों डेफिनेशन के बेस पे हम मनी की दो डेफिनेशन और बना सकते हैं, जिसमें हम पहली उसको बोलते हैं नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, और एक है उसको हम कहते हैं ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। ओके, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी एंड ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक, अब ये क्या है, जो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है, लीगल जो हमने अभी बात की थी, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, हम उसको नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, सब सेम चीज है। कई बार क्या करते हैं एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन थोड़ा मोल्ड कर देते हैं। ध्यान रखना कि जो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी है उसको नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी भी कहा जाता है। नैरो क्यों, क्योंकि उसके अंदर हम बहुत कम चीजों को एज अ मनी यूनिट एक्सेप्ट करते हैं। कौन कौन से होंगे, जो हमने अभी बात की कि 50 पैसे का कॉइन हो जाएगा 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी। वैसे ही जिसके अंदर नोट्स आ जाएंगे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, 100 रुपी, 200, 500 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ जो लीगली है हम उनको ही इंक्लूड करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। पर अगर हम बात करें
फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी की जो हमने अभी बात की थी, तो जो फंक्शनल डेफिनेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ऐसी सारी चीजों को लेके चलते हैं विच कैन बी यूज्ड एज मनी। अब जो लीगल मनी है वो तो इसमें आएगी आएगी, क्योंकि लीगल मनी जो है वो तो मनी के तौर पे फंक्शन करती करती है। साथ के साथ इसमें क्या होगा, हम बैंक ड्राफ्ट, चेक, शेयर्स, बॉन्ड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उनको भी बीच में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी है ये क्या करती है, बहुत सारी चीजों को एज अ मनी यूनिट जो है वो लेके चलती है। तो दिस इज द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। नाउ इट्स क्लियर टू यू कि जो लीगल डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि वो बहुत कम चीजों को लेके चलती है तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। जो फंक्शनल डेफिनेशन है वो ऐसी सारी चीजों को ले लेती है जो मनी के तौर पे फंक्शन कर सकती हैं। अब वो चाहे आपकी लीगल मनी है, ठीक है, जिसको हम पेपर करेंसी और कॉइन्स और उसके बाद चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो सारी चीजों को ले लेती है जिनको हम कभी ना कभी किसी न किसी तरह से मनी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है हमारी ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। सो जो नैरो डेफिनेशन है वो क्या है, वो लीगल है, और जो फंक्शनल डेफिनेशन है वो क्या है, वो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी जो है वो हो जाती है। नाउ इट्स क्लियर टू यू। अब मनी के टर्म में ना एक कॉन्सेप्ट जो है वो और आता है जिसको हम कहते हैं नियर मनी। अब नाम से क्लियर कीजिए, नियर, नियर मतलब नजदीक, मतलब इसके अंदर हम ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हैं विच आर नॉट मनी। मनी नहीं है, वो क्या है, नियर मनी है। नियर मनी क्या होता है, नजदीक, मनी के नजदीक। देखो मनी की एक क्वालिटी है कि वो क्या होती है, वो 100% लिक्विड होती है। ये मनी की क्वालिटी है। 100% लिक्विड कौन है, जो हमारे पास मनी है वो क्या है, वो 100% लिक्विड। बट जो नियर मनी है उसकी क्वालिटी ये है कि इट इज नॉट 100% लिक्विड। मतलब जो नियर मनी है उसके अंदर हम ऐसे मनी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको इंक्लूड करते हैं विच कैन बी यूज्ड एज मनी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, in near money we can use those instruments which can be used as money but they are not money. Which instruments are included in near money, कौन से होंगे, which can be used as a money instruments but they are not 100% liquid। क्या करना पड़ेगा, अगर हम उनके अंदर किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये जो नियर मनी एसेट्स जिसको मैं बोल रहा हूं उसको पहले मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब ये क्या है, ये 100% लिक्विड नहीं है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं चेक की, तो चेक का मनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी को चेक में पेमेंट करनी है तो खाली उसके पास चेक हो मान लो, और एक शॉपकीपर के पास चला जाए और उसको बोले मेरे पास 100 रुपए का चेक है, आप ये चेक ले लीजिए और उसके बदले मुझे कॉपी दे दीजिए, नहीं कर पाएगा। आपने उसको चेक दे दिया, अब वो आगे किसी को चेक दे, अगर वो पर्सन आगे से एक्सेप्ट ना करे तो प्रॉब्लम होगी ना। क्यों नहीं हुई, क्यों प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो 100% लिक्विड नहीं है। अगर वो पेमेंट करना चाहता है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले चेक को बैंक में जाना पड़ेगा, वहां से उसको कैश कराना पड़ेगा, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। सो चेक जो है वो नियर मनी के अंदर आता है। वैसे ही जो शेयर्स हैं अब ये भी मनी के लिए यूज हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दीज शेयर्स इनटू मॉनेटरी यूनिट्स, तो उसके बाद इसमें पेमेंट हो सकती है। बॉन्ड्स हैं ये भी उसमें आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, ठीक है, ये भी इसमें आते हैं, तो डिबेंचर्स हैं वो भी इसमें आते हैं। तो ये सारे क्या है, ये नियर मनी एसेट्स हैं, मतलब जो मनी के नजदीक हैं पर अपने आप में मनी नहीं है, 100% लिक्विड नहीं है। अगर हमने इसमें किसी को पेमेंट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मनी, देन वी कैन मेक पेमेंट वाया दीज
methods, or check or shares or bonds or bills of exchange or debentures, something like that. सो मनी जो है वो 100% लिक्विड होती है, उसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता। पर अगर नियर मनी एसेट्स हैं तो कोई उसको मना भी कर सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके जो है वो आप उसमें पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नियर मनी एसेट्स। ओके, सो कई बार आपको शॉर्ट नोट में आ जाता है what is near money. So near money includes all those monetary instruments which are not 100% liquid, which have to be converted into money first, and then we can make payment in terms of that monetary units. So what are those instruments? Or the check or the draft or the shares. हाँ, ड्राफ्ट हम भूल गए लिखना, तो यहाँ पे हम बैंक ड्राफ्ट जो है वो भी लिख सकते हैं। तो बैंक ड्राफ्ट में पेमेंट हो सकती है, शेयर्स में हो सकती है, बॉन्ड्स में हो सकती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हो सकती है। तो ये क्या है, ये नियर मनी है, मनी के नजदीक है, प्रॉपर मनी नहीं है। तो क्या होगा, जब इनको हम मनी में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब ये क्या है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर कन्वर्टिबल इनटू मनी। ओके, तो आप इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नियर मनी एसेट्स जो है वो कहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मनी: लीगल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन, नैरो डेफिनेशन, ब्रॉडर डेफिनेशन एंड नियर मनी डेफिनेशन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मनी रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे। सो मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।